आज की कहानी एक बेबस पिता और माता पर आधारित है, जिसको सुनकर हर वो आंखें रो पड़ेंगी जो वाकई अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। रेशमा और राशिद एक आम आदमी से पति पत्नी थे। मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत थी। मेरे पति राशिद बहुत अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन मेरी भी यही कहानी है जो अक्सर औरतों की होती है। शादी के बाद मेरे ऊपर 3 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी और राशिद साहब की कम सैलरी पर गुजर बसर करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था, जबकि कोई घरेलू मददगार भी ना था। ऐसे हालात से मेरी तरह और भी बहुत सी औरतें गुजरती होंगी, लेकिन जो किस्सा मेरे साथ पेश आया उसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। यह उन दिनों की बात है जब मेरी शादी के 7 साल बीत गए थे। हर बार ऊपर वाले ने सिर्फ बेटियां ही दी थी, लेकिन तीनों बेटियों के बीच में 1.5 साल का ही फर्क था। उन्हें ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी। राशिद का छोटा सा घर है, कम सैलरी, ना कोई नौकर ना चाकर। छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझसे अकेले घर के कामकाज संभाले नहीं संभलते थे। राशिद भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। उनके अब्बा मेरी शादी से चंद साल पहले ही गुजर चुके थे और मेरी सास मेरी शादी के 1 साल बाद ही चल बसी थी। एक अकेली औरत के लिए इतनी कठिनाइयों से भरा जीवन बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि राशिद साहब सुबह नाश्ता बनाने में मेरी मदद करते थे, लेकिन जब वो अपने ऑफिस चले जाते तो मुझे पूरा दिन घनचिक्कर बन के गुजारना पड़ता था। दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। घर पर मेरे अलावा कोई नहीं था जो मेरी बात सुनता। राशिद शाम को घर लौटते तो वो भी आते ही बच्चों में लग जाते थे और रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थके मारे होते थे कि लेटते ही सो जाते थे। एक तो बच्चों की थका देने वाली जिम्मेदारी, उस पर घर का सारा काम। ये दिन मेरी ज़िंदगी के कठिन दौर से गुजर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन राशिद साहब एक बड़ी सी उम्र के शख्स को अपने साथ घर ले आए और फिर मुझसे बोले कि लो बेगम साहिबा, तुम्हारा मसला ऊपर वाले ने हल करवा दिया है। आज से ये नौकर तुम्हारे सारे काम कर दिया करेगा और बच्चों को भी संभाल लेगा। जो काम कहोगे ये इनकार नहीं करेगा। वह शाम को 7 बजे के बाद वापस चला जाया करेगा। राशिद मुझसे कहने लगे कि ये बुजुर्ग मेरे ऑफिस के पास के घर के नौकर हैं। वो लोग कुछ दिनों के लिए विदेश घूमने फिरने गए हैं और यहाँ उनका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊं। जो भी कामकाज हो तो बता देना। देखने में वो अच्छे खासे अधेड़ उम्र के थे। सर के सारे बाल सफ़ेद थे। देखने से शरीफ लग रहे थे, पर चेहरे पर शर्मिंदगी छाई हुई थी। नज़रें झुकाए खड़े थे। मैंने सोचा कोई औरत होती तो मुझे कुछ सुकून होता। यह बुजुर्ग आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन राशिद के बॉस को हुक्म था, तो इसीलिए हम कुछ कह नहीं सकते थे। वे सुबह 8 बजे तक घर पहुंच जाते थे और शाम को 7 बजे के बाद वापस चले जाते थे। घर का कामकाज मैं उनसे क्या करवा सकती थी। हाँ, उनके आने से एक काम ज़रूर आसान हुआ था। बच्चे उनके साथ घुल मिल गए थे और फिर वो छोटे मोटे काम कर देते थे। वो मुझे बिटिया कहकर पुकारते थे। मैं किचन में बिजी होती तो वो खुद भी किचन में आ जाते और कहने लगते, बिटिया मुझे चाय बनानी आती है और सब्जी भी अच्छे से काट लेता हूँ।
कोई काम हो तो बिना झिझक के कह दिया करो। पुराना सा लिबास पहने हुए रुमाल अटकाए वह गर्मी में माथे का पसीना पोंछते हुए मेरा काम आसान करने आ जाते। वो मेरे पिता की उम्र के थे। मुझे उनसे काम कराते हुए भी शर्म आती थी। बड़े मियाँ, आप रहने दें, हम कौन सा अमीर हैं जो हमारा हुक्म पूरा करना आपके लिए ज़रूरी है। बस आप बच्चों को संभाल लिया करें और बाज़ार से सामान ला दिया करें। मुझे उनके आ जाने से बड़ी सहूलियत हो गई थी। बाज़ार की चीज़ों को मैं उनसे मंगवा लेती थी और 7 बजते ही वो वापसी के लिए तैयार खड़े होते थे। फिर मुझसे इजाज़त मांगते, बिटिया मैं जाऊं? जब मैं कहती हाँ जाएं, तो कहते मुझे 20 रुपये दे दो। मैं रोज़ 20 रुपये उनके मांगने पर उन्हें दे देती थी। एक बार मैंने उन्हें 100 का नोट दिया कि रख लें, लेकिन बड़े मियाँ ने वापस कर दिया। कहने लगे, बेटा सिर्फ 20 रुपया ही लूँगा। मैंने बहुत कहा कि मैं अपनी खुशी से 100 रुपये दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे, बस 20 रुपया ही लूँगा। मुझे उनकी ये बात कुछ अजीब सी लगी। 2 महीने गुजर गए थे, इसीलिए मैं अब उन बड़े मियाँ से अच्छी खासी घुल मिल गई थी। किचन में मैं जब खाना बना रही होती तो वे बर्तन धोने लगते और कभी सब्जी बना देते। अब मैं उनकी मौजूदगी में किचन में काम करने लगी थी। तब वो मेरे से बच्चों के बारे में बात कर लेते थे। कभी सब्जी काटते हुए खाने की रेसिपी पूछने लगते। मुझे अब उनसे किसी भी चीज़ की चर्चा करने में शर्मिंदगी नहीं महसूस होती थी। एक बार मैंने उनके घर वालों के बारे में पूछा तो एकदम से उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। चेहरा टेढ़ा सा होने लगा और फिर मुझे गुस्से से देखने लगे। पहली बार मुझे उनसे डर सा महसूस हुआ था। मैंने उनसे नज़रें चुरा लीं, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बस वे खामोशी से किचन से बाहर निकल गए। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे क्या पड़ी थी उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछने के लिए। बेहतर है कि अपने काम से काम रखूं। खैर, अगले दिन उनका व्यवहार पहले जैसा था। फिर बातों ही बातों में वो अपने मालिक के किस्से सुनाने लगे थे। मैंने एक बार एक और सवाल पूछा कि बड़े मियाँ, अब्दुल साहब की बीवी का तो कभी आपने जिक्र ही नहीं किया, वह कैसी हैं? मैं किचन में सलाद काटते हुए पूछने लगी। वो भी वहीं बैठे थे। एक ठंडी गहरी सांस ली, फिर कहने लगे, मिजाज की तेज है लेकिन अच्छी है। अब क्या करें, नौकर है तो नखरा क्या, हमें तो बस काम से मतलब है। बड़े मियाँ, अब्दुल आपको तनख्वाह क्या देते हैं? मैंने सलाद प्लेट में सजाते हुए पूछा। वो कुछ पल के लिए मुझे ज़ोर से देखने लगे। चेहरे का रंग फिर से बदल गया और इस बार भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बात को टाल गए। मैं ज़रा बच्चों को देख लूँ। फिर वो किचन से बाहर निकल गए। एक बार वो बर्तन धो रहे थे। गर्मियाँ अपने जोर पर थी, इसीलिए वो अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाकर आटा गूंद रहे थे। जब मेरी नज़र उनके हाथ पर पड़ी तो गहरे गहरे जख्मों के निशान थे। लग रहा था कि जैसे बुरी तरह से हाथ जले हों। बड़े मियाँ, ये कैसे जला हुआ था? वे सुनकर हड़बड़ा गए। मेरा उनके हाथ को देखकर दिल दहल गया था। हड़बड़ाहट के मारे उनके हाथ से प्लेट छूटकर सिंक में गिर गई। फिर उन्होंने जल्दी से अपनी आस्तीनें नीचे की ओर किए और फिर से बर्तन धोने लगे, लेकिन चेहरे पर एक ही उदासी सी छाई हुई थी। ना जाने क्यों मुझे उन पर कुछ शक होने लगा था। शाम के 7 बजते ही उन्हें बस घर वापसी की जल्दी होती थी।
कई बार राशिद ने उनसे कहा भी था कि हमारे घर में एक कमरा मेहमानों के लिए खाली है, आप वहाँ आराम कर लिया करें या कुछ देर और रुक जाएं। लेकिन नहीं, वे जल्दीबाजी दिखाते, जैसे कोई उनका इंतज़ार कर रहा हो। एक बार खुद ही बातों बातों में वो अपनी बीवी का जिक्र करने लगे। बड़ा ख्याल रखती है वो, जैसे तुम राशिद मियाँ का रखती हो। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, सदा सलामत रहो। बड़े मियाँ, आपको बड़ी अम्मा से बड़ी मोहब्बत है, तभी तो 7 बजते ही आपको जाने की जल्दी होती है और इंतज़ार में रहती होंगी। मेरी बात के बाद एक उलझन से उनके चेहरे पर छा गई। किसी गहरी सोच में डूबकर बोले, ठीक कहती हो बेटिया, वो मेरे इंतज़ार में ही होती है। मैं ज़रा भी लेट हो जाऊं तो दरवाजे पर फिक्रमंदी से खड़ी राह ताकने लगती हैं। घर जाता हूँ तो उसके पास बैठता हूँ, पोतियाँ आकर गले लग जाती हैं। हाथ प्यार से गले में डालती हुई दादा अब्बा कहकर मेरे दाएं बाएं बैठ जाती हैं। बहू आकर पानी का गिलास देती है। बहू कहती है, बाबा मियाँ खाना गरम है, कहिए तो लगा दूँ। लेकिन एक तुम हो कि खाना खिलाए बिना जाने ही नहीं देती। मुझे उससे रोज़ इनकार करते हुए शर्माती है। फिर रात को बेटा घंटों टांगे दबाता रहता है। मैं कहता हूँ कि तुम खुद थके हुए आते हो, फिर मेरा पैर क्यों दबाने आ गए? मैं दिन भर करता ही क्या हूँ? राशिद मियाँ और रेशमा मुझे काम कहाँ करने देते हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन कहते हैं अब्बा मियाँ जब तक आपकी सेवा ना कर दूँ तो मुझे नींद नहीं आती। यह उनकी बातें सुनकर मैंने कहा, आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके बच्चे आपकी इतनी सेवा करते हैं। फिर बड़े मियाँ बोले, अब्दुल की माँ जब तक दिन भर की सारी बातें मुझे ना बता लें उसे कहाँ चैन पड़ता है। बस उसकी बातें ही ख़त्म नहीं होती, आँख लग जाती है। यह कहकर वह हंसने लगे। मैं कहता हूँ उम्र गुजर गई नूरी, पर तुम्हारी मोहब्बत अब भी वैसी ही है। फिर वो बड़े मियाँ मुस्कुराते हुए आँखों में आई नमी पोंछने लगे, जो शायद उनकी हंसी अब आँखों में आंसू बन भर आई थी। असल मोहब्बत तो बड़े मियाँ वही है जो बड़ी अम्मी करती हैं। औरत की मोहब्बत कहाँ पुरानी होती है, वो तो बात गुजरने के साथ साथ और भी ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है। मेरी बात पर वो मुझे दूर से देखने लगे। तुम बिल्कुल नूरी की तरह बातें करती हो। सोचता हूँ अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम जैसी होती। मैं मुस्कुराते हुए बोली, आप नौकरी क्यों करते हैं? बड़े मियाँ के मेरे सवाल पर फिर से रुख बदल गए थे। अजीब सा मिजाज था उनका। कभी बात करने पर आते तो कई घंटों तक अपने घर वालों के किस्से सुनाते रहते थे। कभी किसी सवाल पर बिना जवाब दिए ही उठकर चले जाते, तब भी बिना जवाब दिए ही उठकर चले गए थे। फिर मुझे महसूस हुआ कि शायद उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी। बेटे की सैलरी ज़्यादा नहीं होगी, तभी तो इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। राशिद से कहा कि आपके बॉस बड़े मियाँ को महीने की सैलरी तो देता ही होगा, जिससे उनका गुजर बसर तो हो ही जाता होगा। लेकिन अब आपके बॉस यहाँ नहीं हैं, तो बड़े मियाँ के घर वालों के घर खर्च में बड़ी मुश्किल होती होगी। आप उन्हें और पैसा दे दिया करें ताकि वह अपने घर को अच्छी तरह से चला सकें। राशिद साहब बोले कि वो लें, तब ना, हर बार इनकार कर देते हैं। बेटा रेशमा दे देती है, यही मेरे गुजारे के लिए काफ़ी है। राशिद की बात सुनकर इस बार मैंने ठान ली थी कि बड़े मियाँ से पूछूंगी ज़रूर कि 20 रुपए के नोट से आखिर होता क्या है। अगले रोज़
मैंने बड़े मियाँ को 20 रुपए का नोट देते हुए पूछ ही लिया कि उन्हें इतने से रुपए में मिलता क्या है। इस बार वो खामोशी से बाहर नहीं गए थे, बल्कि मुझसे कहने लगे, मेरे घर आना और सब अपनी आँखों से देख लेना। अगले दिन जब मैं उनके घर गई तो मेरे पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। मैं और राशिद दोनों ही बड़े मियाँ के साथ उनके घर गए थे। एक पुराना सा इलाका था, छोटी छोटी गलियाँ थीं, तंग सा माहौल था। एक गली में दाखिल होते ही 2-4 घरों के बाद गली बंद थी। आखिरी मकान के सामने हम बड़े मियाँ के साथ खड़े हो गए, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं था, हल्के से धक्के से ही खुल गया था। मैंने और राशिद ने एक दूसरे को हैरत से देखा, फिर हम अंदर दाखिल हो गए। घर बिल्कुल वीरान सा था। घर के अंदर दाखिल होते ही बड़ा सा आंगन था और सामने 3 कमरे थे। हर कमरे में 2 लकड़ी के दरवाजे थे। आंगन में लगे पेड़ सूख चुके थे। हर चीज़ मिट्टी का ढेर थी। आंगन के एक कोने में एक कब्र देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए इसका अगला भाग। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।